हेलो एवरीवन। तो 1985 रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के लिए एक बहुत ही बुरा साल रहा, क्योंकि उस साल उनकी कंपनी के डूबने की वजह से वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए। यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपना गुजारा कर सके। इसके अलावा बहुत सारा कर्जा होने के कारण उनका घर उनसे छूट गया, तो मजबूरी में उनको अपने एक दोस्त के यहाँ पर जाकर रहना पड़ा। तो वो और उनकी वाइफ उनके दोस्त के यहाँ पर लगभग 9 महीने तक रहे थे। तो इन सब के बीच में एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहे, और देखते ही देखते उन्होंने एक और नई कंपनी खड़ी की, और उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1989 को वो फिर से अमीर बन चुके थे। अब हो सकता है कि आप यहाँ पर जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस इतनी कम समय में कैसे अचीव कर ली। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका फाइनेंशियल नॉलेज, जिसको उन्होंने अपने रिच डैड से बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया था। और इन्हीं लेसन्स की मदद से उन्होंने और कई सारी कंपनीज को बनाया, और उनकी मदद से उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव किया। तो इनको उन्होंने अपनी दूसरी किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे मेंशन किया। और दोस्तों, ये किताब आपको मदद करेगी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, क्योंकि बेसिकली इस किताब में इनकम के अलग अलग सोर्सेज के बारे में बताया गया है कि अमीर लोग किस तरह के इनकम सोर्सेज को फॉलो करते हैं जिससे वो अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग उतने ज्यादा यहाँ पर पैसे कमा नहीं पाते। तो उसकी एक्चुअल वजह को इस बुक में मेंशन किया गया है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के परसेप्शन बनाने से पहले आप जरूर इस पूरे वीडियो को एक बार देख लेना, और फिर आप डिसाइड कर लेना कि कौन से क्वाड्रेंट के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर इनकम के सोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस वजह से इसको क्वाड्रेंट कहा गया है। जैसे अगर आप एक पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो ये चारों क्वाड्रेंट्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, E, S, B और I, जिसमें E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब है स्मॉल बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब है बिग बिजनेस, और फाइनली I का मतलब है इन्वेस्टर। तो दोस्तों, ई क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है एम्प्लॉय। जैसा कि आप जानते ही हो, ये वो होते हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर, और इसके बदले उनको सैलरी या वेजेस मिलती है, और ये उनके फिक्स्ड इनकम भी होती है जो उनको उनके टाइम, नॉलेज और परफॉर्मेंस के आधार पर मिलती है। अब इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती है, चलिए इनको भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव चीजों की बात करें तो उनकी इनकम गारंटीड होती है, मतलब उनको हर महीने सैलरी मिलनी तय है। इसके साथ वो पेड लीव ले सकते हैं, साथ ही उनके काम की एक फिक्स्ड टाइम टेबल होती है, जैसे 9 से 5 की जॉब। लेकिन अगर नेगेटिव चीजों की बात करें तो उनका बहुत ही कम कंट्रोल होता है अपने वर्क एनवायरनमेंट पे या फिर शेड्यूल पे। इसके बाद उनकी अर्निंग भी बहुत लिमिटेड होती है, मतलब उनको एक फिक्स्ड सैलरी दी जाती है और उसी से उनको गुजारा करना पड़ता है। इसके बाद उनको टैक्स एडवांटेजेस ना के बराबर मिलती है, जैसे उनकी सैलरी मिलने से पहले ही बहुत सारा टैक्स उनके सैलरी में से काट दिया जाता है, और उनके लिए सक्सेस का यही मतलब है कि ज्यादा काम करना और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह के प्रॉस एंड कॉन्स इस ई कैटेगरी में होती है। अब है इस क्वाड्रेंट का सेकंड इनकम ऑप्शन यानी S, जिसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर। ऑथर कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट पे लोग दूसरे के अंडर काम नहीं करते, बल्कि वो खुद के ही बॉस होते हैं। इसके अलावा ये पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करने पे विश्वास रखते हैं, जिस वजह से वो दूसरों को बहुत ही कम हायर करते हैं अपने काम को करवाने के लिए। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर कई सारे लोग आते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स, सेल्स पीपल या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स। इसके साथ स्मॉल बिजनेस ओनर्स जैसे कि छोटे दुकानदार यानी रिटेल शॉपकीपर्स, उसके साथ ट्रैवल एजेंट्स, कार मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी भी इस कैटेगरी में आते हैं। अब इस क्वाड्रेंट के भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं, जिसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते तो उससे वो अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं, और वो अपनी मर्जी से भी किसी भी समय काम कर सकते हैं, मतलब इन पे कोई भी फिक्स टाइमिंग की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो खुद के शर्तों पे चल सकते हैं। लेकिन उनके कुछ नेगेटिव साइड भी है, जैसे कि उनको टैक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और उनकी कोई गारंटीड सैलरी नहीं होती। अब इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे नंबर 3 पे आता है B यानी बिजनेस ओनर, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड से पूरी तरह से अलग होते हैं। जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड अपने काम को बहुत ही कम लोगों को करने के लिए देता है, वही बिजनेस ओनर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करता है ताकि वो सभी तरह के काम को कर सके और वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कर सके। जैसे TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोगों को हायर करती है और उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा काम करती है। और ऑथर बताते हैं कि एक बिजनेस ओनर का काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करे ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सके।
जैसे कि वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जिनमें अलग अलग तरह के स्किल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने निकोला टेस्ला को हायर किया था ताकि उनके प्रोजेक्ट्स को निकोला टेस्ला यहाँ पर कंप्लीट कर सके। ठीक वैसे ही हेनरी फोर्ड भी बहुत सारे लोगों को हायर करते थे ताकि वो अपने माइंड को और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर सके, और वो है थिंकिंग। इसके अलावा अगर एक बिजनेस को सेल्फ एम्प्लॉयड से अलग दिखाना हो तो इस एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हैं। मान लो कि अगर बिजनेस ओनर 1 साल के लिए अपने बिजनेस से दूर चला जाता है, तब भी उसका बिजनेस लगातार ग्रो होता जाएगा, और वो अगर 1 साल के बाद आता है तो उसका बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर चुका होगा। जबकि दूसरी तरफ एक सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर कभी भी इस तरह से अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। जैसे कि अगर कोई छोटा दुकानदार 1 हफ्ते भी अपने बिजनेस को यहाँ पर बंद कर देता है तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है, और यही डिफरेंस होती है एक बहुत बड़े बिजनेस और एक छोटे से बिजनेस के बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें नहीं होती। इसमें पॉजिटिव ये है कि इसमें ओपीटी और ओपीएम का यूज किया जा सकता है। अब ये ओपीटी और ओपीएम क्या होती है इसको हम जल्दी देखेंगे। दूसरा है, एक बड़े बिजनेस ओनर के पास टैक्स एडवांटेज बहुत ज्यादा होती है, जबकि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास टैक्स एडवांटेज उतना नहीं होता। उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा एक बिजनेस ओनर को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है अगर वो सही तरीके से अपने काम को करता रहे। अब इसके कुछ नुकसान यानी कॉन्स भी है, जैसे कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, जिसपे एक पूरा बिजनेस यहाँ पर बंद हो सकता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा इसमें अलग तरह की स्किल्स की जरूरत होती है जो कभी भी स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नेटवर्किंग स्किल, निगोशिएशन स्किल और भी कई सारे। तो दोस्तों अब तक हमने 3 क्वाड्रेंट्स के लोगों को यहाँ पर देखा है। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर। अब चौथे क्वाड्रेंट को यहाँ पर कहा जाता है आई यानी इन्वेस्टर, और इसमें वो लोग आते हैं जो कोई काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। वो तरह तरह के बिजनेसेस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनकी मदद से वो अच्छे रिटर्न्स लेते हैं। और ऑथर कहते हैं कि आई क्वाड्रेंट अमीर लोगों का प्लेग्राउंड होता है, और ज्यादातर अमीर लोग अपने 70% इनकम आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टमेंट्स की मदद से कमाते हैं, और बाकी का 30% अपने वेजेस के जरिए होती है, जैसे उनको सैलरी मिल जाती है या फिर ऐसा कुछ। जबकि यहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने ज्यादातर कमाई यानी अपने 80% इनकम ई और एस क्वाड्रेंट से कमाते हैं, और बाकी का सिर्फ 20% ही वो इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। इसके बाद ऑथर ने ओपीटी और ओपीएम के बारे में जो बताया है वो कुछ इस तरह से है। ओपीटी का मतलब है अदर पीपल्स टाइम, और ओपीएम का मतलब है अदर पीपल्स मनी। बेसिकली जो बी क्वाड्रेंट्स यानी बड़े बिजनेस ओनर होते हैं वो दूसरों को हायर करते हैं ताकि वो उनके लिए वो काम कर सके। मतलब वो अदर पीपल्स टाइम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दूसरों की टाइम का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज्यादा ग्रो करते हैं। उसी तरीके से वो आई क्वाड्रेंट्स यानी इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर अपने सिस्टम को और ज्यादा बड़ा करते हैं। तो बड़े बिजनेस ओनर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी वेल्थ भी यहाँ पर बढ़ती रहती है। उस तरह से आई क्वाड्रेंट पे रहने वाले लोग भी अदर पीपल्स टाइम का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकालने के लिए भी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और ये ओपीटी और ओपीएम दोनों ही ई और एस क्वाड्रेंट पे नहीं होता, क्योंकि ई और एस क्वाड्रेंट पे रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा सक्सेस का मतलब है और ज्यादा काम। मतलब वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा वो सक्सेसफुल होंगे। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट्स के लोग यहाँ पर ओपीटी और ओपीएम के जरिए अपने आप को और ज्यादा ग्रो करते हैं, और बेसिकली ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है अमीर लोगों की। अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं वो रीजन जिसकी वजह से लोग ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रीडम की जगह पर जॉब सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि इसकी एक्चुअल वजह है मौजूदा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप आगे जाकर एक एम्प्लॉय बन सकते हो। मतलब ई क्वाड्रेंट के लिए आपको बेसिकली तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऑथर ये भी कहते हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट पे जॉब करे या फिर कोई काम करे, जबकि सिक्योर जॉब एक पूरी तरह से इल्यूशन है। तो इस वजह से ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट पे जाना ही होगा, और इस पे जाने के लिए ऑथर ने कुछ स्टेप्स को बताया है जो कुछ इस तरह से है। तो स्टेप 1, इट्स टाइम टू माइंड योर बिजनेस। यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है। इसके बाद आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल को भी सेट करना है, जैसे कि 5 साल का फाइनेंशियल गोल या फिर 1 साल का फाइनेंशियल गोल आपको सेट करके रखना है। अब दूसरे स्टेप में आपको अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना है। अब कैश फ्लो एक्चुअल में किस तरह से होता है उसके बारे में ऑथर ने अपने पहली बुक रिच डैड पुअर डैड में मेंशन की है, या फिर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो।
तो इस स्टेप में सबसे पहले ये बताया गया है कि सबसे पहले आपको खुद को पे करना है, यानी आपकी जो भी कमाई होती है उसमें से 1% आपको अलग से रखना है ताकि आप बाद में इसका इस्तेमाल कर सको। और ये एक बहुत ही कॉमन स्टेप है, जैसे कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी इस तरह के स्टेप को यहाँ पर मेंशन किया गया था। फिर आपको अपने पर्सनल डेट को कम करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसके बिना आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि जितना हो सके अपने सभी तरह के कर्जे को मिटा दो। जैसे कि अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो इसको कम करने की कोशिश करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह से आपके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल डेट आ जाती है। उसके बाद स्टेप 3 में आपको रिस्क और रिस्की इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढना है। और इसके लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि क्या पेचेक पे आपकी डिपेंडेंसी रिस्की है या नहीं। इसके बाद लोन की पेमेंट हर महीने देते रहना रिस्की है या नहीं, या फिर क्या एसेट के जरिए हर महीने पैसे कमाना रिस्की है। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन को हासिल करना क्या रिस्की है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आप खुद से पूछकर अपने स्ट्रेटेजी को यहाँ पर तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम की लगी हो। तो इसमें बेसिकली ऑथर ने इन क्वाड्रेंट्स की मदद से आपको ये बताया है कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप कमेंट पे जरूर बताना। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करना। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।